जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के मॉडल पेपर चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को एक मॉडल पेपर कराया है, यानी दोस्तों आज की क्लास में मॉडल पेपर कौन सा होगा? दूसरा होगा। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा कि सारे मॉडल पेपर दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न दोस्तों हो सकता हूबहू प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, इसलिए बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। शुरुआत में ही इस वीडियो को अपने अपने हिस्से से दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिए। आज आप सभी मित्रों को पहले से भी पता है कि आज महाशिवरात्रि है, और महाशिवरात्रि की आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ से यही कामना है कि आप सभी मित्रों के जो एग्ज़ाम हो बहुत ही शानदार तरीके से हों, बहुत ही अच्छे हों, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो। दोस्तों मॉडल पेपर में देखिएगा, सबसे पहले किस टाइप के प्रश्न आते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। किस टाइप के प्रश्न आते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। देखते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहता है आपसे क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। तो आपको पता है पूर्णांक इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो ये 0, इधर +1 संख्या रेखा के बारे में ध्यान कीजिए, इधर +2 ऐसे कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। इधर -1 -2 इधर भी कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। ये तो जानते कि नहीं जानते? अब कह रहा है क्रमागत दो पूर्णांक, चाहे इसे 1 2 ले लें तो क्रमागत है 1 और 2, ये क्रमागत दो पूर्णांक है कि नहीं? वो कह रहा है क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर, तो 1 2। अब अंतर का मतलब क्या होता है? हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। तो यहाँ बड़ा क्या है? 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या पाएंगे? 1 पाएंगे। तो दो क्रमागत दो पूर्णांकों का जो अंतर कितना होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे सर माइनस में ले लीजिए, तो -1 -2 -3 -4 -5 कैसे बहुत संख्या होंगी। सर क्रमागत -3 और -4 ले लेते हैं, ये दो क्रमागत पूर्ण संख्या होंगी। अब आपको अंतर चाहिए, तो आपको पता है हमेशा अंतर कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो बड़ी संख्या यहाँ -3 होगी कि -4 होगी? तो आप कहेंगे सर -3 होगी। तो -3 बड़ी संख्या है, इसमें से छोटी संख्या कितनी है? -4, इसको घटा दे तो -4। तो आप क्या पाएंगे? -3 तो ये है, और माइनस +4, तो -3 +4 कितना? +1 ही तो आएगा। तो चाहे धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक संख्या, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं हैं, क्रमागत दो पूर्ण संख्याएं, तो उनका अंतर 1 होगा। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है निम्नलिखित में रेखीय समीकरण नहीं है। रेखीय समीकरण तो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है, कह रहा है नहीं है। तो रेखीय समीकरण कैसे पहचानते हैं? जो भी समीकरण आपको दे रखा उसमें जो वेरिएबल मतलब जो चर राशियां हों, x y z जो भी हो, इसमें देखिए सब में x ही नजर आ रहा है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो तो रेखीय समीकरण होगा। देखिए x + 5 = 11 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, पर x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये हमारा रेखीय समीकरण है। ये हमारा क्या? रेखीय समीकरण। आपको पहचानना क्या? रेखीय समीकरण नहीं है, नहीं पर वैसे ध्यान दीजिएगा। पता चला आपने सिर्फ पढ़ा रेखीय समीकरण, तो पहला ही आपसे ठीक कर दे, गलत हो जाएगा, पहला नहीं होगा। दूसरा कह रहा है इसको जब सॉल्व करेंगे 2x + 6 = 3x - 2, तो देखिए क्या, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2x + 6 है और बराबर 3x - 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x को उठा के उधर ले जाओगे तो 6 - 2 + 2 हो जाएगा, और 3x और माइनस का 2x हो जाएगा, तो कितना 8 बराबर कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 8 आ गई कि नहीं आ गई? तो ये भी देखिए x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 ही है, तो ये भी हमारा रेखीय समीकरण। इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको जब आप चेक करेंगे तो पाएंगे क्या? ध्यान से देखिएगा, क्या पाएंगे? इसकी जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x² हो जाएगा, और प्लस का 5x हो जाएगा, और बराबर कितना? x - 4। इसको उठा के इधर ले आए सबको, तो x² प्लस का 5x हो गया, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का बराबर 0। थोड़ा इसको सॉल्व कर लें, और x² प्लस का 4x प्लस का 4 बराबर 0। नहीं भी सॉल्व करते तो यहीं से पता चल गया था क्या है? ये द्विघात समीकरण। भाई x पूरी इक्वेशन में, नीचे वाले में देखिए तो चाहे यहाँ देखिए, तो पूरी इक्वेशन में x की जो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है। जो वेरिएबल उसकी मैक्सिमम पावर कितनी? 2 आ रही है। तो यह हमारा रेखीय समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इसीलिए यह वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला x/2 = 3 है, तो x/2 = 3, तो x = 6। देखिए x की मैक्सिमम पावर कितनी? यहाँ पर 1 ही तो है, तो ये भी रेखीय समीकरण, यानी कि ये ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों रेखीय समीकरण है, यह हमारा द्विघात समीकरण। इतनी बात क्लियर हुई नहीं कि नहीं क्लियर हुई? चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज होगा मतलब एक त्रिभुज जिसकी भुजा, ध्यान सुनिएगा, एक त्रिभुज जिसकी भुजा कितनी? 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है।
तो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और त्रिभुज संभव नहीं है। देखिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि एक त्रिभुज ये है हमारे पास ABC, तो त्रिभुज पहले हम चेक करेंगे त्रिभुज संभव होगा कि नहीं होगा। तो त्रिभुज संभव होगा कि नहीं होगा ये कैसे चेक करेंगे। देखिए आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इसमें से कोई भी दो भुजा जोड़िए, AB प्लस का BC यदि हम जोड़ेंगे तो हमेशा AC से बड़ा आएगा, CA से बड़ा आएगा। और यदि हम BC प्लस CA जोड़ेंगे तो हमेशा AB से बड़ा आएगा। और यदि हम CA प्लस AB जोड़ेंगे तो हमेशा आपका BC से बड़ा आएगा। ये जो तो मैंने तीनों भुजाएं लिखी, यानी कि कोई भी दो भुजाएं जोड़े उनका योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा हो। यदि इसको हम 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 5 मान लें, तो जोड़िए तो 2 और देखिए जब हम 2 3 जोड़ेंगे तो 2 3 कितना होता है, जब जोड़ोगे तो 5 पाओगे। और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो दो होना क्या चाहिए, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यहाँ 2 प्लस 3 जोड़ते हैं तो आप 5 पाते हैं, तो 5 बराबर 5 आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, ये क्या बड़ा होना चाहिए था। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तभी त्रिभुज संभव होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, त्रिभुज संभव नहीं होगा। आप एक ही चेक कर लीजिए। और देखिए 3 प्लस 5 इनको जोड़ेंगे, 3 प्लस 8, 8 जो 2 से बड़ा, अच्छी बात है। 5 प्लस 2 7, 7 भी 3 से बड़ा, पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, संतुष्ट होगी, तभी त्रिभुज संभव होगा, अदरवाइज त्रिभुज बनना संभव ही नहीं होगा। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। चलिए तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला आपसे कह रहा है किसी गणित विषय में एक छात्र को 27 अंक प्राप्त हुए। एक गणित विषय में 27 अंक प्राप्त हुए, इसका टैली चित्र है। तो टैली चित्र आपको पता है कैसे बना, 27 प्राप्त हुए तो 1 2 3 4, ये 5 5 के पेयर बनाते हैं, 5 5 का बंडल बनता है। तो देखिए ये 5 गिने जाते हैं, तो देखिए इसमें 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5, तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 और 2 27, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। इसमें देखिए कितना है, 5 5 10 5 15 1 16 ही है। इसमें देखिए 5 5 10 5 15 5 20 2 22, इसमें देखिए 5 5 10 5 15 5 20। अच्छा ये तो गलत ही, टैली चिन्ह ही नहीं है, ये इस तरीके से बंडल ही होना चाहिए। 4 के बाद ये 5वां ऐसे गिना जाता, तो लास्ट वाला तो ऑप्शन कतई गलत है कि नहीं। चलिए अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिएगा। आपसे कह रहा है कि 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान, बहुत ध्यान सुनिएगा भैया, क्या है 33.328 में 2 का स्थानीय मान। जब भी किसी भी अंक का, चाहे दशमलव के पहले चाहे दशमलव के बाद निकालना हो, तो 2 का पूछा तो 2 के नीचे 2 लिख लीजिए। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लीजिए, इसके बीच में क्या एक अंक बचा है, उसके स्थान पर 0 लगा लीजिए, तो 0.02, यानी कि अच्छा ये जो 0 है ये सिर्फ शोभा बढ़ाता है, 0.02 ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही हो जाएगा। चलिए नोट करिए। तो ये पांचों आपके क्या हो गए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो भैया ये समझ गए कि समझ गए, जब भी स्थानीय मान निकालना हो दशमलव के बाद अंकों का, तो आप उस अंक को लिख लीजिए, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लीजिए, उसके बाद जितने भी बीच में अंक है वहाँ 0। जैसे यहाँ 8 का पूछता तो आप क्या करते, 8 को लिखते और इसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेते, इसके बीच में 2 अंक आ रहे हैं तो ऐसे, तो 0.008 हो जाता है। इस तरीके से निकालते हैं। और यदि इस 3 का निकालना होता तो सिर्फ 3 लिख देते यहाँ पर, इस 3 का निकालना होता तो आप 3 लिखते और पॉइंट के पहले कितने अंक, एक अंक है इसलिए 0 लगा लेते। इस तरीके से स्थानीय मान हम निकालते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें और बताया कि क्लास कैसी लग रही है, तभी तो मैं आगे आपको क्लासें प्रोवाइड करा पाऊंगा कि नहीं। यदि आप शेयर ही नहीं करेंगे, कमेंट ही नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आगे क्लास चाहते हैं कि नहीं चाहते कि मैं प्रोवाइड कराऊं कि नहीं कराऊं, है कि नहीं। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक भी जरूर किया करें। हेडिंग ना लीजिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिएगा, 6ठा प्रश्न आपसे कह रहा है, 350 मीटर लंबी 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल
चाल से 250 मीटर लंबी 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। तो दिया क्या है हमें? दिया है रेलगाड़ी की चाल और आपसे समय पूछा है। चाल कितनी दे रखा दोस्तों आपको? 54, ध्यान सुनिएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, जबकि डिस्टेंस रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है और गुफा की लंबाई मीटर में, इसीलिए इसको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। आप जानते हैं भैया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 क्या होते हैं? 1 घंटे में 60 सेकेंड और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। बात समझ पाएंगे सर? और 1 घंटे में मिनट कितने होंगे? 60 और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60। बात समझ पाएंगे? समझ पाए? अब ये किस में चेंज होगा? मीटर पर सेकंड में। देखिए गला बहुत साफ नहीं, अभी भी नहीं साफ हो रहा है, आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही होगी। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 कम 6, 6 9 54 हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो गया, और 2 कम 2, 2 पंचे 10 हो गया, 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। रेलगाड़ी 1 सेकेंड में 15 मीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। अब कह रहा है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। तो गुफा सहित लिखिएगा, गुफा सहित रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए यदि गुफा नहीं होता, जैसे खंभा कहता तो खंभा की लंबाई को नगड़ मानते हैं, इसलिए खंभे की लंबाई नहीं दे रखा होता। 350 प्लस 250 इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 5 5 10 हो गया, 3 2 5 600 मीटर हो गया। कितना? 600 मीटर हो गया। आप जानते क्या है? अच्छा जो पूछा उसको देख लीजिए। कह रहा है लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। तो लिखेंगे क्या? गुफा को पार करने में लगा समय, रेलगाड़ी को गुफा को पार करने में लगा समय बराबर। अब भैया देखिएगा, आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? खूब पढ़े हो। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, समय चाहिए तो समय यहाँ आ जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो हो जाएगा। तो देखिएगा समय हमें चाहिए तो दूरी कितनी है? दूरी कितनी? 600 मीटर, तो 600 हो गया, और बटे समय की चाल कितनी है? 15, बस काट लीजिए। तो 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, 0, 40 सेकेंड आ गया। तो नीचे लिखिएगा, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दूं, नीचे लिख लेना, अतः रेलगाड़ी को गुफा पार करने में लगा समय बराबर 40 सेकंड। इस तरीके से दोस्तों लिख लीजिएगा। बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अगला 7वां दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है, बहुत ही ध्यान से कह रहा, सर्व समीका का प्रयोग कर, सर्व समीका का प्रयोग कर, सर्व समीका का प्रयोग कर 10.2 गुणे 9.8 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें आइडेंटिटी का यूज करना है और उस आइडेंटिटी से इसका मान हमें ज्ञात करना है। वैसे बहुत ही आसान प्रश्न है ये, वैसे क्या बहुत आसान प्रश्न है, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, परंतु इसमें ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा।
आपसे कह रहा है समीकरण का प्रयोग कर 10.2 गुणे 9.8 का मान ज्ञात करना है। तो क्या 10.2 गुणे 9.8 का मान हमें चाहिए। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 10.2 को लिख सकते हैं 10 प्लस 0.2 लिखेंगे, और 9.8 को हम लिख सकते हैं 10, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, 10 और माइनस 0.2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, या ए प्लस बी ए माइनस बी आगे पीछे होगा, इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो a के प्लेस पर यहाँ पर कितना है 10 और b के प्लेस पर यहाँ पर कितना 0.2, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 0.2 का स्क्वायर कितना 0.04 भाई 0.2 मत गुणे 0.2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 अंक बाद पॉइंट है 1 2। ठीक भाई, तो ये तो 0 शोभा बढ़ाता, घटा लीजिए। देखिए घटाना भी बहुत आसान है। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होगा, 0.04 इस तरीके से। तो यहाँ जितने खाली सामान 0 लगा सकते हैं। यहाँ से हंसी लेंगे 1 से, तो यहाँ आएगा 9 में से 4 गया 6, यहाँ 9 बचा नहीं, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 गया 9 पॉइंट, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 9, तो 99.96। अब यदि इसको आप डायरेक्ट 10.2 की मल्टीप्लाई 9.8 से करते तब भी यही आएगा, परंतु यदि वैसे करेंगे तो गलत है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में स्पष्ट कहा है इस सरल संख्या का प्रयोग हमें करना है। अगला 8 नंबर 8वां प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 18 और 30 का 18 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती मान बताइए, मान बताइए ज्ञात कीजिए, ऐसे कह सकता है। तो देखिएगा आपसे पूछा क्या है, 18 और 30 का तृतीयानुपाती मान आपको चाहिए। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, मानेंगे, माना 18 और 30 का तृतीयानुपाती, माना 18 और 30 का तृतीयानुपाती बराबर x। तृतीया मतलब तीसरे प्लेस पर, देखिए 18 लिखिए, ध्यान सुनिएगा, चलिए मैं लिख देता हूँ, 18 लिखिए, फिर कामा 30 लगाइए, और फिर क्या तृतीया कहाँ, फिर x लगा लीजिए। अब देखिए लाइन खींचिए, पहले 2 लीजिए, फिर लास्ट के 2 लीजिए। ये क्या, देखिए 18 लिखिएगा, 18 अनुपात 30, और बीच में समानुपात या बराबर भी लगा सकते हैं, कितना 30 अनुपात x। ये तरीका होता है निकालने का। क्या किया, 18 अनुपात 30 कर लिया, और फिर क्या, ये बीच वाला रिपीट होगा, 30 अनुपात x होगा। देखिए 18/30, 18 अनुपात 30 को 18/30 लिख सकते हैं, समानुपात की जगह बराबर लगा सकते हैं, ये 30/x हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो 18 गुणे x बराबर 30 की मल्टीप्लाई 30 से करोगे तो 3 3 9 900 हो जाएगा, तो x बराबर 900/18। तो 18 एकम 18, 18 पंचे 90, x की वैल्यू भैया 50 आई जाके। तो आपसे पूछा क्या था, तृतीयानुपाती, तो लिखना आता 18 और 30 का तृतीयानुपाती बराबर क्या x था, और x की वैल्यू कितनी है 50 आई, 50 बढ़िया से ब्रैकेट में बंद कर लेना इस तरीके से। अगला नोट करिए 9th देखिएगा, 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, इसको रब करें, नाइन्थ 9 कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। आपसे जानना चाहता है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना आसान प्रश्न है। तो उसका
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपसे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो दिया है हमें क्या गिवन है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। भुजा को यदि हम ए मान लें तो ए बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। पूछा क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू था √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा बराबर आपने ए माना इसलिए ए स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दें तो √3/4 और ए का मान कितना है 10 का स्क्वायर, यानी कि √3/4 और 10 का स्क्वायर 100। तो कितना आएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 4 एकम 4 दूनी 8, 25 हो गया। तो कितना 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा यदि चाहो तो यहाँ पर √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.732। क्या √3 की वैल्यू 1.732 रख के 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी सही, वैसे यहाँ तक छोड़ सकते हैं। 2 नंबर में आए तो कतई रख देना वैल्यू। अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये आ गया, बढ़िया से ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अगला देखिएगा 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ये अतलघु का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है x² - x - 2 का गुणनखंड कीजिए। का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। ध्यान से देखिएगा, इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करना तो सभी को आता है। x² - x - 2 आपको पता है x² का गुणांक यहाँ कितना है 1। x² के पड़ोस में क्या छिपता है, कुछ नहीं तो 1। और कितना 80 कितना है 2 है, चिन्ह से मतलब नहीं। तो 2 के ऐसे गुणनखंड करें तो गुणा करें तो 2 आ जाए, और x का गुणांक कितना 1, चिन्ह से मतलब नहीं। और अचर पद कितना माइनस, इसलिए हम ऐसा लगा लिया। तो 2 के ऐसे गुणनखंड करें यदि गुणा करें तो 2 आए, घटाएं तो 1 आए, तो 2 एकम 2। ठीक है, 2 में से घटाओगे 1 आएगा। बस हो गया x² माइनस का 2 - 1 x - 2, x² माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का x हो गया, -2 हो गया। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा x, तो x - 2 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या +1, x - 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए, यदि नहीं आते हैं तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। तो x - 2 हो गया कॉमन, तो बचेगा क्या x और प्लस का 1, x - 2 कॉमन हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अतः x² - x - 2 का गुणनखंड ये है, लिख सकते हैं ऐसे। अंतिम प्रश्न अतलघु का 11 नंबर। 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, देखिए प्रश्न बहुत कठिन नहीं आते हैं, और क्योंकि DLED है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, बहुत कठिन नहीं देते हैं और कभी कभार पेपर कठिन भी बना देते हैं। तो मैं हर टाइप के प्रश्न ले रहा हूँ, आसान से आसान भी, कठिन से कठिन भी। को घटाइए, देखिए कितना आसान प्रश्न है। को घटाइए, है आसान कि नहीं, सिंपल सा घटाना है आपके पास। क्या -4/7 है, में से इसको घटाना, तो माइनस लगा लिया और माइनस का 12/7। देखिएगा माइनस का 4/7 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 12/7। देखिए हर समान है इसलिए एलसीएम 7 हो जाएगा। अब ऊपर कितना -4 प्लस का 12, ये समझ पाए, जब हर समान हो तो ऊपर का ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब माइनस का 4 प्लस का 12 कितना आएगा 8 प्लस का, भाई 12 बड़ा है 4 छोटा है, एक माइनस एक प्लस तो हमेशा घट जाएंगे, और चूंकि 12 बड़ा उसके पहले प्लस इसलिए प्लस आ गया, 8/7 आ गया। चाहो तो इसको भाग करके लिख लो, वरना इसे भी छोड़ दो क्योंकि बटे सही में दे रखा है। अगला देखिएगा 12 नंबर और लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु के बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 12 नंबर देखिएगा। 12
नोट करिए इसको। 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना शानदार प्रश्न आया। वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 134 184 जिसको 134 कामा 184 तथा 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब ध्यान समझें कैसे करेंगे। बढ़िया प्रश्न ये भी है। अब करें। आपसे कह रहा है क्या वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 134 184 तथा 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। यानी यदि हम जो वह संख्या ज्ञात करनी है जिसको हम 134 184 तथा 334 में भाग दें तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखिए। 134 दे रखा है, उसके बाद 184 दे रखा है, उसके बाद 334 दे रखा है। सभी में से जो शेष कह रहा है पहले ही घटा लीजिए। शेष कितना कह रहा है 9। घटाएंगे तो 134 में से 9 जाएगा 125, 184 में से 9 जाएगा 175 और 334 में से 9 जाएगा 325। परंतु आपसे पूछा क्या वह अधिकतम संख्या। मैंने पहले भी बताया जब भी आपसे अधिकतम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो हम मासा निकालते हैं, HCF को निकालते हैं। तो 125 175 तथा 175 तथा 325 का मासा निकाल लेंगे। मासा, अब इसका मासा होता क्या है, कैसे निकालते हैं? किसी भी विधि से निकालिए, चाहे भाग विधि से चाहे गुणनखंड विधि से। ये कौन सी विधि बताओ भाई? 125 से 175 को भाग करेंगे तो 125 एकम 125 हो गया। घटा लीजिए 0 बचेगा, 7 में से 2 गए 5 50। जो शेषफल है उसको भाजक बनाएंगे, जो भाजक था उसको भाज्य बना लेंगे। कितना हो जाएगा? 50 दूना 100, 25 बचा। 25 से 50 को भाग करेंगे तो 25 दूना 50, ये कट गया। अब जो ये लास्ट में हमारा क्या भाजक है, इसी से अगले जो संख्या दे रखी है उसको भाग करेंगे। यदि पूर्णतः कट जाएगा तो यही हमारा मासा हो जाएगा। तो 25 एकम 25, तो यहाँ से ऐसे लेंगे 12 में से 7 गया, 12 में से 5 गया 7, 75 और 25 दिया 75, कट गया पूरा पूरा। यानी कि यही हमारा क्या हो गया? मासा हो गया। तो क्या लिखोगे? 125 175 तथा 325 का मासा बराबर कितना है? देखिए 25। यहाँ पर गुणा है भैया, मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा था, ये गुणा नहीं, कुछ नहीं बचा, मतलब 25 आया। देखिए तो फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आपसे पूछा था वह अधिकतम संख्या, तो यही 25 होगा। 25 से 134 184 था 334 को भाग करोगे 9 शेष पाओगे। तो अतः वह अधिकतम अभीष्ट संख्या रिक्वायर्ड नंबर्स बराबर 25। ठीक, ये हमारा आंसर है कि ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अगला 12 के बाद 13 नंबर देखिएगा। 13 नंबर आपसे कह रहा है, ध्यान से, पिता की वर्तमान उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से, पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 अधिक है। 3 गुने से 3 अधिक है। आगे आपसे कहता है 3 वर्ष बाद
पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पुत्र की उम्र से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 10 वर्ष अधिक होगी। आपसे जानना क्या चाहता है? तो पिता की उम्र बताइए। तो पिता की उम्र बताइए। आयु आपसे जानना चाहता है। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है और आसान है। क्या कह रहा है? कह रहा पिता की वर्तमान उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो पिता की उम्र बताइए। देखिए, तो पिता और पुत्र की बात हो रही। सबसे पहले माना पुत्र की, अच्छा वर्तमान कह रहा है तो वर्तमान लिखना चाहो तो लिखो, नहीं भी लिखोगे। यहाँ पिता की उम्र कहा, इसका मतलब पिता की वर्तमान उम्र आपसे जानना चाहता है। तो माना पुत्र की वर्तमान उम्र, चाहो तो लिखो वर्तमान उम्र, यदि खाली उम्र लिखोगे तब भी काम चलेगा। x वर्ष। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? पिता की वर्तमान उम्र, कह रहा था पिता की वर्तमान उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से। तो पुत्र की उम्र कितनी? x, इसका 3 गुना 3x, 3 गुने से 3 अधिक है, 3 अधिक हो गया। बस ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? 3 गुने से 3 अधिक हो गया। अगली कंडीशन क्या है? 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष 3 साल बाद आगे की बात कर रहा है। तो लिखोगे 3 वर्ष बाद पुत्र की वर्तमान उम्र। 3 वर्ष बाद पुत्र की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? x + 3। जैसे मैं पूछूं आज आप 24 साल के हैं, तो बताइए 3 साल बाद कितने के होंगे? तो आप कहेंगे सर 24 में 3 जोड़ दीजिए, 27 साल के हो जाएंगे। 25, 26, 27। इसी प्रकार आज x वर्ष का है तो 3 साल बाद कितने का होगा? x + 3 वर्ष का। इसी प्रकार 3 वर्ष बाद पिता की वर्तमान उम्र, 3 वर्ष बाद पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 3x + 3 और प्लस का 3, ये इतनी तो था ही, इसमें 3 और जोड़ दें तो इसको सॉल्व करोगे फाइनल कितना? 3x + 3 + 3 6। अब पता था 3 + 3 + 3 9 मत कर देना, ये x है ये नहीं जुड़ेगा। 3 + 3 6, 3x + 6 वर्ष हो गया। अब जो कंडीशन कह रहा है उस कंडीशन को फॉलो करें, आंसर ले लीजिए प्रश्नानुसार। कंडीशन आपसे कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो पिता की उम्र कितनी? 3x + 6 है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र, तो पुत्र की उम्र कितनी? x + 3। 3 वर्ष बाद पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक। कौन अधिक है? पिता। क्योंकि बराबर लगाना है इसलिए सब कुछ पुत्र में करेंगे। ठीक है, पिता की उम्र कह रहा है पुत्र की उम्र से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। क्योंकि हमें बीच में इक्वल का चिन्ह लगाना, समानता सूचक चिन्ह लगाना है, इसीलिए क्या इसको पुत्र की उम्र 2 गुने करेंगे, इसी में 10 ऐड कर लेंगे। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। 3x + 6 = 2x + का 6 मल्टीप्लाई किया अंदर +10, तो 3x + 6 और इधर 2x ऐसे रहा और 6 और 10 16 हो गया। x को उठा के इधर लाओ, 3x 2x माइनस का 2x हो जाएगा, 16 अपनी जगह पे रहा, प्लस का 6 तो उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। दिख रहा है? तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 वर्ष हो गया। x की वैल्यू आपकी 10 वर्ष आई जाके। परंतु आपसे पूछा क्या था? पिता की उम्र बताइए, और पिता की वर्तमान उम्र कितनी? 3x + 3। फाइनल आंसर आ गया। अतः पिता की उम्र या पिता की वर्तमान उम्र बात एक ही है। कितना? 3x + 3 है, तो 3 लिखिए और x की वैल्यू कितनी है आपकी? 10 और प्लस 3, तो 3 × 10 30, 3 33 वर्ष।
ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ भी देखो बोर्ड मास लगा है, बोर्ड मास वाला रूल लगा कि नहीं, पता चला 10 दिन 13 कर दिया, 13 के मल्टीप्लाई 3 से कर दिया 39 हो जाएगा कि नहीं, पहले गुणा फिर जोड़। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, बढ़िया सा, ब्रैकेट में बंद करिए। अगला 13 के बाद 14 नंबर देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना है, चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना है, मार्ग बना है। आगे आपसे कहता है बगीचे की लंबाई मार्ग सहित, बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है, 51 मीटर है। आपसे जानना चाहता है 51 मीटर है, बगीचे का क्षेत्रफल बताओ। बगीचे का क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओ। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, रब करें इसको, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। भाषा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपसे कह रहा है एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना है। एक वर्गाकार जो बगीचा है उसके चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। और बगीचा कैसा है? वर्गाकार। तो सबसे पहले हम एक वर्गाकार मार्ग सहित एक बगीचा बनाते हैं। हो गया? लग रहा है? आया तो नहीं लग रहा? थोड़ा और बड़ा करें, अब तो लग रहा होगा भाई। ठीक है, एक ये वर्ग हो गया। इसके बाद 50 सेंटीमीटर, तो इसके ये 50 सेंटीमीटर कह रहा था। एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना। इसमें अंदर बाहर नहीं कहा था, परंतु ये कहा था बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। तो जो बाहर वाला 51 मीटर ये बगीचा हो गया हमारा। ए, बी, सी और डी। और वर्गाकार है तो ये भी 51, ये भी 51, ये भी 51, ये भी 51 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गया। और कह रहा था मार्ग, बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। अच्छा, तो यानी कि जो मार्ग उसी के अंदर तो होगा। प्रश्न को समझिए, मार्ग सहित 51 मीटर है, तो जो बगीचे, जो ये मार्ग छोड़ा गया उसी के अंदर तो होगा, इसीलिए कितना? 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। तो ये 50 सेंटीमीटर ये हमारा हो गया। इधर भी आपका छोड़ा गया है 50 सेंटीमीटर, चारों तरफ कहा ना 50 सेंटीमीटर, और इधर भी आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और इधर भी आपका 50 सेंटीमीटर। कितनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो आपसे कह रहा बगीचे का क्षेत्रफल, तो बगीचा कितना होगा? इसको नाम दे दिए हम P, Q, R और S। बगीचा तो इतना ही बचेगा। जब मार्ग सहित 51 मीटर का जो बगीचा है, और मार्ग कितना? 50 सेंटीमीटर, इधर चारों तरफ 50 सेंटीमीटर है, तो बगीचा बचेगा कितना? P, Q, R, S ही तो बगीचा बचेगा। परंतु P, Q, R, S का क्षेत्रफल हमें चाहिए, बगीचे का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे? जब P, Q, R, S की हमें भुजा पता होने की। अब भुजा कैसे निकालेंगे? देखिएगा, ये 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ये 51 मीटर है। ध्यान सुनिएगा, ये मीटर, ये सेंटीमीटर। अच्छा, 50, अब इन दोनों को जोड़ें तो 50 सेंटीमीटर और प्लस 50 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 50 प्लस 50 100 सेंटीमीटर। यानी कि 50 सेंटीमीटर इधर, 50 सेंटीमीटर इधर, टोटल 100 सेंटीमीटर का रास्ता इधर इधर छोड़ा गया। दोनों साइड में ऐड कर लें। और आपको पता है 100 सेंटीमीटर वाला 1 मीटर के होता है।
यानी कि ये इधर इधर छोड़कर टोटल 1 मीटर का रास्ता है, और टोटल 51 है तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 50 क्या बोलिए मीटर, बस हो गया। ये 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये जैसे 51 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, वैसे ये 50 मीटर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो थोड़ी लैंग्वेज लिख लो, बाकी इसमें वैसे लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, आपने चित्र बना लिया। लैंग्वेज लिखिएगा, मार्ग को छोड़कर बगीचे की लंबाई या बगीचे की भुजा ले सकते हैं। मार्ग को छोड़कर बगीचे की लंबाई या भुजा लिख लो, की भुजा। तो यदि भुजा को ए मान लें तो ए बड़ा कितना हो जाएगा, 51 तो हाई है, इसी में से क्या करेंगे 51 मीटर लिख लेते हैं, सिंपल जरूरत है। और इसमें से क्या करें 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कितना, ए बराबर 51 मीटर माइनस का 51 मीटर माइनस का कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 50 कितना 100 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि ए बराबर 51 सेंटीमीटर में से क्या करोगे 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो 51 में से जाएगा कितना बचेगा 50 मीटर, ठीक है। अब पूछा गया था बगीचे का क्षेत्रफल, तो लिखोगे बगीचा क्या नाम, बगीचे PQRS का क्षेत्रफल। और बगीचा कैसा वर्गाकार, इसलिए क्या होगा भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए क्या मैंने भुजा मान ली ना इसकी, तो ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी आई 50 का स्क्वायर, 50 मतलब कितना 2500 वर्ग मीटर। ये बगीचे का क्षेत्रफल आएगा। नीचे लिखना अतः बगीचे का क्षेत्रफल बराबर 2500 वर्ग मीटर आएगा। कितना आसान प्रश्न है, बस प्रश्न को समझिएगा, इसमें अंदर बाहर नहीं लिखा था इसलिए कंफ्यूजन हो सकती थी। नोट करिए, अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, ठीक है। रब करें इसको, 15 नंबर देखिएगा। आपसे कह रहा दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। आगे आपसे कहता है पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बढ़िया प्रश्न ये भी है, अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा चित्र जरूर बनाइएगा पिछले वाले में। आपसे कहा दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 और 50 सेंटीमीटर, पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। एक त्रिभुज ये बना लिया, इसका नाम है ABC, इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर कहा आपसे, 40 सेंटीमीटर। और दूसरा त्रिभुज आपके पास जो है PQR, वो कितना कह रहा है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो आपको पता है दिया क्या है, दो समरूप त्रिभुज, यानी कि दिया है क्या, त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज PQR। समरूपता का ये चिन्ह होता है, समरूप। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जब परिमाप होता है, त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा और बटे त्रिभुज PQR का जो परिमाप होगा,
जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो परिमाप का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं क्या होंगी, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी। पर एक ही से काम चल जाएगा। देखिए त्रिभुज ए बी सी का परिमाप आपको 40 दे रखा है, तो 40 बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप 50 ए बी बटे पी क्यू। और चाहो तो दिया है, मैं यहाँ लिख सकते हो क्या, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर 40 सेंटीमीटर, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर 50 सेंटीमीटर दिया है, मैं ये भी लिख सकते हो आप। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या जाके ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू 4/5 आया जाके। और आपसे पूछा क्या था, पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो लिखोगे क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। भैया ये जो होता है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका जो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। पुनः सुनिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसी के आगे साल कर दूं, आप इसी के नीचे लिखिएगा, मैं इसी के आगे साल कर दे रहा हूँ, 4/5 हो जाएगा का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25। ये हमारा आंसर आ गया। नीचे ये सारा इसी के नीचे करिएगा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने आगे कर दिया। आप लिखना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर। फिर से लिखना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इक्वल टू 16/25। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दिया है, मैं आप लिख लेना त्रिभुज एबीसी का परिमाप बराबर 40 सेंटीमीटर, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लेंगे ना। अगला 15 के बाद देखिएगा 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है समीकरण 4x + 1 अपान 8x - 4 बराबर 2 को हल कीजिए। आगे और कहता है एवं उत्तर की जांच कीजिए। एवं उत्तर की जांच कीजिए। एवं उत्तर की जांच कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, तो समीकरण कितना है 4x + 1 अपान 8x - 4 बराबर 2। कह रहा को हल कीजिए। तो पहले हल करके x का मान लाते हैं, उसके बाद उसकी जांच करेंगे। तो देखिएगा 4x + 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 8x - 4, इसके नीचे 1 मानेंगे तो इसके तो यही हो जाएगा। तो 4x + 1 2 × 8 16, 16x हो जाएगा, माइनस का 2 चक्कू 8 हो गया। 4x को उठा के उधर ले जाएं, 8 को उठा के इधर लाएं, तो 1 माइनस का 8 प्लस का 8 हो जाएगा। 16x उधर जाएगा तो माइनस का 4x हो गया, यानी कि 1 और 8 9 हो गया। 16x में 4x जाएगा, कितना बचेगा 12। x बराबर 9/12, जो गुणे में कहा जाता है बटे में, यानी कि 3 × 3 = 9, 3 चक्कू 12। x की वैल्यू भैया आपकी 3/4 आई जाएगी। ये तो 1 आ गया, हल हो गया इसका। आपसे पूछा क्या है, उत्तर की जांच कीजिए, तो हेडिंग डाल लीजिए उत्तर की जांच। अब देखिए उत्तर की जांच कैसे करते हैं, इसको भी सीख लीजिए। आपके पास जो दे रखा था कितना 4x + 1 अपान 8x - 4 बराबर 2। देखिए इधर वाला पार्ट हमारा LHS है, इधर वाला पार्ट हमारा RHS है। आप LHS लेके RHS प्रूव कर दीजिए। LHS ले जाएंगे, LHS में x की वैल्यू रख दें, ये 2 आ जाएगा तो हमारा सही हो जाएगा, उत्तर की जांच हो जाएगी। नहीं आएगा यानी कि आपने कुछ मिस्टेक किया। ठीक है, तो क्या करोगे 4 × x की वैल्यू कितनी 3/4, 3/4 प्लस का 1। अच्छा इसको पहले LHS नोट कर लो, अभी नहीं, पहले LHS कहा है तो LHS नोट करो। 4x + 1 अपान 8x - 4,
तो 4 इंटू कितना 3/4 प्लस 1 अपान में 8 इंटू 3/4 माइनस का 4 हो गया। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारे पास बचा क्या, जाके देखिए ऊपर 3 + 1 और नीचे कितना 2 3 6 माइनस 4। तो 3 + 1 कितना होता है 4 और 6 में से 4 जाएगा 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 आंसर आ गया। तो आंसर नहीं आएगा, ये लिखोगे RHS प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। तो नीचे लिख दो यही हमारी उत्तर की जांच होगी। LHS लेके चलें और RHS आ गया तो हमारी उत्तर की जांच हो गई। ठीक है, अगला 17 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपसे 17 नंबर, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि x + y + z बराबर 12 तथा x² + y² + z² बराबर 64, तो xy + yz + zx का मान बताइए, मान बताइए। ये भी आसान प्रश्न है, नोट होगा तब करें इसको। चलिए तो आपको दिया क्या है, दिया है क्या x + y + z बराबर 12। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। और x² + y² + z² बराबर 64, इक्वेशन नंबर 2। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x y + yz + zx = क्वेश्चन मार्क। देखिए ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में आप क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग कैसे किया जाएगा, x + y + z का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब a + b + c का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a² + b²। चूंकि a की जगह x है, b की जगह पर y है, तो z की और c की जगह z है, तो क्या x² + y² + z² प्लस 2x y + 2yz + 2zx, ये होता है हमारा फार्मूला आइडेंटिकल। 12 का स्क्वायर 144 हो गया। देखिए समीकरण 1 से देखिए ध्यान से, 1 से नहीं 2 से, समीकरण 2 से या लिख सकते हैं समीकरण 2 से x² + y² + z² का मान रखने पर x² + y² + z² का मान कितना 64। तो इसके प्लेस पर आप क्या कर देंगे 64 प्लस यहाँ देखिए 2 सब में कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो xy + yz + zx हो गया बराबर 144 हो गया, बराबर 144 हो गया। तो देखिएगा 64 को उठा के उधर ले आए तो 2 ब्रैकेट में xy + yz + zx हो गया, 144 अपनी जगह पे रहा और इस 64 को उठा के उधर ले जाओगे तो माइनस का 64 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ से दिख रहा है कि नहीं, चलिए आगे ऊपर लिख देते हैं इधर। तो आप पाएंगे क्या 2 ब्रैकेट में xy + yz + zx बराबर 144 में से 64 जाएगा 80 बचेगा ना, 4 14 में से 8। ठीक है, तो xy + yz + zx बराबर कितना 80/2। फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 40, अतः xy + yz + zx बराबर 40। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। अंतिम प्रश्न देखिएगा 18 नंबर। दोस्तों वीडियो को आप जरूर शेयर करते रहें। 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आज के मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न कह रहा है एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में
पेंदे वाले हौज में, आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, कि ऊंचाई तक पानी भरा है। आपसे जानना चाहता है ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। इसको रब करें। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक 5 मीटर इंटू 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। हमें ज्ञात करना है उस हौज में कितने लीटर पानी भरा है। ये तो सब लीटर में आंसर चाहिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले दिया है लिखिए, फिर मैं समझाता हूँ। दिया है, देखिए ये हौज की लंबाई मान लिया, चौड़ाई मान लिया, ऊंचाई तो कही रहा। तो दिया है क्या, आयताकार, या सीधे लिखो आयताकार पेंदे वाले हौज में। अच्छा तो सीधे लिख लो हौज की लंबाई, आयताकार हौज की लंबाई, चाहो तो लिख सकते हो आयताकार हौज की लंबाई L बराबर 5 मीटर। फिर लिखोगे आयताकार हौज की चौड़ाई, आयताकार हौज की चौड़ाई वृत्त B मान लें, ये कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर। और आयताकार हौज की ऊंचाई भी कह रहा है, तो आयताकार लिख लो, इसके पहले लिखना चाहो आयताकार हौज की ऊंचाई H बराबर कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए आपसे पूछा हौज में कितने लीटर पानी आएगा, तो देखना हौज में पानी आएगा बराबर, हौज में पानी भरा जाएगा बराबर, भरा जाएगा बराबर हौज, आयताकार हौज, चलिए लिख देते हैं आयताकार हौज का आयतन। देखिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट में पानी रखा जाता है तो उसका आयतन, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है कि नहीं। पानी तो आयतन में ही आएगा ना, आएगा तो आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। L कितना 5, B कितना 2 और H कितना 1.5। तो 5 दूनी 10 हो गया गुणे 1.5, यानी कितना, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.0 मीटर क्यूब आएगा। पर ये तो मीटर क्यूब में आया, और पूछा क्या था हौज में कितने लीटर पानी आएगा। बस यहीं से ध्यान देखना, आप जानते हैं चूंकि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। बस यही मेन है, 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं 1000 लीटर होते हैं। इसलिए जहाँ पर 15 मीटर क्यूब तो 15 गुणे 1000, ठीक है, दिख रहा है ना, 15 गुणे 1000 तो कितना हो जाएगा। अच्छा 15.0 था तो 15 गुणे 1000 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर तो 15000, 15,000 लीटर। ये हमारा यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो नीचे लिखना अतः हौज में पानी भरा जाएगा बराबर कितना 15,000 लीटर। नोट कर लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न ये भी है, ठीक है। कितना आया जाके 15,000 लीटर, ठीक है। तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिएगा। देखिए मैं 1 घंटे में प्रश्न भी लिखता हूँ, उसका सल्यूशन भी कराता हूँ, उसको समझाता भी हूँ,
और आपको सिर्फ वहाँ पेपर में 1 घंटे में सिर्फ 18 प्रश्न करने होंगे। इसीलिए आपको देखना कि आप 1 घंटे में 18 प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपकी टाइमिंग मेंटेन हो पा रही कि नहीं हो पा रही। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अच्छे से मॉडल पेपर लगाएंगे, अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जैसा कहेंगे उसी आधार पर दोस्तों आपको मॉडल पेपर आगे प्रोवाइड करा पाऊंगा। ठीक है, तो आगे हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।